सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान ने आज मानव सेवा समाज सेवा में अपने आप में नारी शक्ति का एक ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं जिनका नाम सुनीता टिकरिया जी है, जिनके बारे में आज उदय भान सिंह चौहान जी ने बताया कि वो आज स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष के साथ आज अपने अनुभव और अपने कार्यों को आपसी बातचीत के साथ चर्चा किया। चर्चा में बताया कि ये सोच कब से उन्हें मिली और कब से यह कार्य वो कर रही है। अपने कार्यों का उन्हें उन्हीं के मुख से आज सोच विचार मीडिया ने जाना और संस्थान के पदाधिकारी से आगामी आदर्श गौरव समाज भूषण सम्मान पत्र के बारे में भी चर्चा की गई और यह भी कहा गया कि आप अपने एक दूसरे को अंतिम व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाएं कि कोई छूटना नहीं चाहिए। आज हमें इन सभी मोतियों की मालाओं का आज फिर से एक होने की आवश्यकता है। ये स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष ने कहा है कि नारी जब ठानती है तो सारा जग हिलता है, सिंहासन हिलता है और यदि नारी ठान ली तो वह अपने आप में एक बदलाव लाकर ही रहेगी। और जिस आदर्श राज्य की परिकल्पना हमने की है उस आदर्श राज्य में यह नारी शक्ति का योगदान अपने आप में अनुकरणीय रहेगा। इन्हीं बातों के साथ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष ने अपनी बात कही और आज अपने गृह में गुड़ियारी स्थित राजधानी रायपुर में श्रीमती सुनीता टिकरिया से खास बातचीत भी की। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम सभी को मेरा सेवा जोहार, जय जोहार, नमस्ते। आज मैं ऐसी शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं जो नारी शक्ति कम और पुरुषार्थ के नाम से जानी जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे बीच ऐसी ही जो उपस्थित हुई हैं जो समाज सेवा सन 1985-87 से जीवन का कैसे संघर्ष करके और कैसे समाज सेवा की जाती है, ऐसी शख्सियत आज हमारी बीच श्रीमती टिकरिया जी यहाँ उपस्थित हुई हैं। मैं सीधा उन्हीं से बातचीत करने जा रहा हूँ और आप लोगों के समक्ष उनसे जो कुछ सवालात हैं और वो सवालों का उत्तर देंगे और रूबरू कराने जा रहा हूँ खास बातचीत में। आज सोच विचार मीडिया में के साथ उपस्थित हुई हैं तो मैं सर्वप्रथम हम उन्हीं के लेके जा रहा हूं आपको और प्रदेश को बताएंगे कि नारी किसी से कम नहीं, सबला नहीं, वो जो कहते हैं अबला नहीं सबला है, ऐसी शख्सियत मेरे पास मौजूद है। तो लीजिए मैं ऐसी सबला नारी से आपका जीवन परिचय कराने जा रहा हूं। श्रीमती टिकरिया जी, आप अपना पूरा नाम परिचय। नमस्कार, मैं सुनीता टिकरिया हूँ और चौबे कॉलोनी में रहती हूँ। मानव सेवा को मैं 86 से काम कर रही हूँ, मानव सेवा में पूरे छत्तीसगढ़ में, और आगे भी मैं करते जाऊंगी। छत्तीसगढ़ से बाहर दूसरे प्रदेश में भी काम करती हूँ। ये जो विचार आपको उत्पन्न हुआ, ये कब और कैसे विचार, किस घटना से आपको ये सोच आई कि मैं समाज सेवा करूं? ये सोच कब पैदा हुई, कितने साल की थी और कहां से ये आपको विचार आया? जब मैं सेकंड क्लास में, दूसरी क्लास में थी, मैं बहुत छोटी थी मैं, और मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे फादर जो हैं इंदौर में रहते थे, सेल्टेक्स में सर्विस करते थे। तो हम लोग की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं देखती थी कि वहाँ लड़कियाँ दुपट्टा ओढ़ कर आती हैं। तो मैं ये सोचती थी मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है, लोग दुपट्टा पहन के आती हैं, तो क्यों इसको पहन कर आती हैं, ओढ़ती क्यों नहीं? तो फिर मैं घर में आई और अपने पिताजी से पूछी, बोले वो शाल या स्वेटर या कुछ नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए ले देंगे, मेरे बताने के आधार पे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि कितने दुखी लोग हैं बेचारे लोग और इन लोगों के लिए कोई कुछ करता नहीं। तो एक रोज़ मतलब कोई मंगने वाला आया तो वो भूखा था और मैंने, ये फिल्मी डायलॉग या कहानी नहीं है, मैंने अपने थाली की रोटी उसको दी और पिताजी नहाने गए हुए थे तो उनके जेब से पैसे चुरा ली। उस समय छोटे छोटे गोल तांबे के सिक्के चलते थे, वो 2-3 सिक्के निकाल के मैंने वो भिखारी को दे दिया। और तब से मेरा ऐसा रहा कि मैं कैसे पैसे इकट्ठे करूं और कैसे इनकी मदद करूं। ये कौन सी सन से कर रही हैं? ये मैं मतलब 68 से मैं ये कर रही हूँ। फिर मैंने देखा पैसे ऐसे नहीं मिलते, तो जब डेड बॉडी आती है तो राम नाम सत्य है बोला जाता, तो पैसा लाई के साथ पैसा फेंका जाता, उन पैसों को उठा लेती थी और हर किसी के लिए नहीं, इकट्ठे कर करके ऐसे
कई जगह से मैंने इकट्ठे करके उसको मैं गरीबों में बांटने लग गई। फिर और कुछ बड़ी हुई, 7th में 8th में पहुंची तो मैंने देखा घर में माँ मस्त खीर बनाई हुई है और पिताजी भी ऑफिस जाने के तैयार थे। तो पिताजी के लिए वो खाना निकाल रही थी तो मैं देखी एक मंगने वाले आई है, उसको कटोरी में खीर निकाल कर उसको वापस कटोरी समेत भेज दी। एक बार ऐसी मेरी माँ जो है नहाने गई थी तो मैं उनके अलमारी से कपड़े निकाली, उनकी साड़ी वगैरह, और उनको दे के बिता। इस तरह मेरा जीवन का जो शुरुआत है, हम तो खुद कठिन परिस्थितियों में पले। हम लोग 5-6 भाई बहन हैं, पैसे इतने नहीं थे, पैसे की वैल्यू समझते थे। वहीं से मेरा अनुभव और ये कार्य चालू हुआ, क्योंकि वैसे भी मेरे दादाजी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नामी, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि सुशिक्षित परिवार है टिकरिया परिवार, केयूर भूषण जी इसको बोलते थे। तो वो इतने समाज सेवी और समाज सेवी भावी थे कि वो आधा तनख्वाह लोगों में बांटते थे। तो शायद उनका गुण और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। अभी आप लोगों ने सुन रहे थे कि किस तरह से उनको ये प्रेरणा और सोच कहाँ से पैदा हुई। तो वो एजुकेशन जब कर रही थी तभी से उनको ये सोच आई कि मुझे गरीबों की सेवा करनी चाहिए। आखिरी बात जो आपसे, जो अक्सर कहा जाता है नारी के साथ कि बाहर निकलने में लोगों को परेशानी होती, अकेले नारी कहाँ जाएगी। पर हम जहाँ तक सुने हैं आपके बारे में कि आप सुदूर अंचलों में भी अकेले चली जाती हैं। तो ये जो सुदूर अंचल में जाके सेवा करना, और साथ में ये भी सुना है कि आप जो पागल रहते हैं या महिला हो या पुरुष हो, उसके पास बिना डर बिना झिझक के उसकी सेवा के लिए आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो क्या यह जो आपको प्रेरणा है या सशक्तिकरण की जिस नारी की बात करते हैं उसका आपको कभी कोई ऐसी घटना याद आ रही है जिस घटना में आज तक आपके दिमाग में वो छाप छोड़ी हो? वो घटना का उल्लेख करें और कैसे आप इसको अंजाम देती हैं। मैं सन 1987 में जबलपुर गई थी। जबलपुर से जब मैं लौट रही थी तो मैं जिस ट्रेन में बैठी थी तो वहाँ एक पागल यंग लड़की थी, जवान थी। उसको कुछ लड़के छेड़ रहे थे, उससे बदतमीजी कर रहे थे। मैं पहले कुछ समझ नहीं पाई, फिर थोड़ी देर तक ये हरकतें देखती रही। उसके बाद मैं उनके पास गई, मैं बोली जब से हो गया देख रही हूँ और आप इनको तंग कर रहे हैं, ये कौन है? तो बोले ये भिखमंगी है, भीख मांग रही है, यहाँ से भाग जाकर बोल रहे चलती ट्रेन में क्या फेंकने का इरादा है। उसके बाद वो चिल्लाने से मेरे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। फिर मैं देखी तो उस महिला के पास, वो लड़की के पास में फटे हुए कपड़े थे, अंग दिख रहे थे उसके। तो फिर मैं क्या कि मेरे पास साड़ी था, सलवार सूट कभी पहनती नहीं, साड़ी था। वो साड़ी को लाई और उस लड़की के चारों तरफ लपेटी और अपने जहाँ मेरा सीट था वहाँ पे उसको ला के रखी। 2-4 लोग ऑब्जेक्शन लिए, ये क्या गंदगी औरत को लिया है करके। अब मेरे पास जो भी सामान था, जैसे सुबह तक पहुँच जाते हैं तो भी से टिफ़िन रखा हुआ था, उसको खिलाई। अब उसके बाद में जब रायपुर आ गई तब मैं सोची कि ऐसी स्थिति, ये तो हमारी माँ और बहनें हैं। अगर हमारी माँ बहनों के साथ ऐसा होता है, ऐसा दूसरे लोग हरकत करते हैं, तो हमारा जीना तो व्यर्थ है। तब से मुझे ये प्रेरणा हुई और तब से मैं लेकर आज तक उन लोगों के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, मैंने ये लड़ाई लड़ी उनके लिए और कार्य को आज तक सुचारू रूप से रखी। हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप सुदूर अंचल बस्तर के उस अबूझमाड़ के, चाहे गंगालूर हो, चाहे जो भी घटनाएं होती रही हैं, उन घटनाओं के स्थलों में भी आप गई हैं और मानवाधिकार की जो होती है वो बात को भी आपने उठाया है सरकार के सामने। चाहे वो जेल की बंदनी का मामला हो, चाहे वो किसी हाई कोर्ट में भी आपने एक याचिका लगाई थी, और साथ में जहाँ तक ताड़मेटला की घटना हो, चाहे वो झांझा एक गांव में जहाँ हॉस्टलों में बच्चियों के साथ हुई थी, अनेक सामाजिक मुद्दों को भी आपने समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाते रहे। क्या यह आप अपने एक टीम लेके जाती हैं कि अकेले जाती हैं, और इसमें कितनी आपको आज तक सफलता मिली है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, रहा सवाल गंगालूर, तो में मतलब वहाँ तक जाने के लिए केवल बस का सफ़र रहता है और उस सफ़र में केवल तकलीफ़ें भर रहती हैं, क्योंकि वहाँ ऑटो रिक्शा नहीं चलता जैसे कि रायपुर में चलता है। तो मैं गंगालूर एक केस के सिलसिले में गई थी जहाँ मुझे भाइयों से भी अच्छा मुकाबला करना पड़ा और बातचीत हुई। उन्होंने मेरे बारे में जाना, फिर उन्होंने खुद रास्ता दे दिया कि आप जाइए। जो नाम पता मैंने बताया उनको सही लगा, मैं वहाँ गई। वहाँ से आने के बाद में बीजापुर थाने में मीन साहब थे,
उनसे मैं बात की। इस तरीके से मैं इसी दंतेवाड़ा में जब ताड़मेटला में ये कांड हुआ, 76 हमारे जवान भाई ख़त्म हुए। उन जवान भाइयों को मैंने रात के, जैसे कि मैं योग के दृष्टि से, मैं सेवा के भाव से मैं दंतेवाड़ा गई थी। रात के 1-1:30 बजे ये गोलियों की भुनने की आवाज़ आई। जो आवाज़ आई उससे मुझे लगा कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और कहीं ये घटना बहुत बड़े पैमाने पे ना हुआ हो। बाद में पता चला कि वहाँ पे सिपाहियों को, 76 जवानों को मार दिया गया है। तो फिर मैं देखी लास्ट जो गाड़ी होती वहाँ पे 1:30-2 बजे, तो मैं आऊँ देखी, तब मैं उस गाड़ी में कैसी कूद के रिक्वेस्ट करके बैठ गई और जगदलपुर आई। वहाँ भी मैंने देखा कि हमारे भाइयों का डेड बॉडी जो है डब्बे में सज गया, लेकिन दिन के 12 साढ़े 12 बजे तक न कोई सामाजिक संस्था और न ही कोई मंत्री संतरी वहाँ मौजूद नहीं थे। सब 1:30-2 बजे आए, मस्त आराम से आए, सैल्यूट मारे और चले गए। इसी तरह झरिया मारी करके काकेर से 25-30 किलोमीटर आगे, वहाँ भी 40 बच्चियों को जो आश्रम में रहती थी उनके साथ भी दुर्घटना घटी। उस समय भी मैं वहाँ पहुँची थी दूसरे दिन, और लोगों से मिल के कपड़े लत्ते बांट के मैं वापस आ गई। मेरी संस्था में ऐसे इलाकों में जाने से लोग डरते हैं, नक्सलियों को डरते हैं, जबकि कोई अपना दुश्मन नहीं होता, दुश्मन हम खुद बनाते हैं। वो हमारा क्या कर लेंगे, हम तो समाज सेवा के लिए जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी मेरे को मानव अधिकार निगरानी समिति की प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे को धमकी चमकी भी मिली, ये नक्सली नहीं, अपने नेता लोग ही, कि वहाँ मानव अधिकार वाले लोग जाएंगे नहीं। मानव अधिकार वाले के मतलब वो उनको दुश्मन समझने लग गए थे कि हम कहीं उनसे मिलते तो नहीं, कुछ ये नहीं, यहाँ फिर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह अंबिकापुर में है एक लड़की है जिसको बेच दिया गया था दिल्ली में, उसे भी वहाँ से लाए। सूरजपुर है, एक गरीब महिला के साथ एक सिपाही ने शादी कर लिया जो आज तक हाई कोर्ट में लंबी